वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पास्ट पेपर सवालात और बहुत ही ज्यादा अहम तरीन क्वेश्चन जो कि आपका पाकिस्तान पंजाब रेंजर सोल्जर का तहरीरी इम्तिहान पास करने में मदद करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखने से आपका टेस्ट आसानी से पास हो सकता है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर करें। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 1 है, पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम डैश थे। तो पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम थे मोहम्मद अली बोगरा। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खां, पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाजमुद्दीन और पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम थे मोहम्मद अली बोगरा। पाकिस्तान के पहले सदर थे इस्कंदर मिर्ज़ा और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आजम मोहम्मद अली जना। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 2 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल डैश है। तो पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा जंगल है वो है छांगा मांगा। छांगा मांगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है जो कि लाहौर कसूर में वाक़या है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 3 है, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस डैश में हुई। तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में। लंदन में हुई थी दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। और कब हुई थी? 1931 में। 1931 में दूसरी हुई थी और पहली हुई थी 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में। टोटल गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 3। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 4 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डैश झील है। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी झील है वो है मंचर झील। मंचर झील, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। मंचर झील पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 5 है, आखिरी मुगल बादशाह डैश थे। तो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह थे। तो नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें। तो सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 6 है, कलमा की डैश इकसाम है। तो कलमा की 3 अकसाम है। कलमा की 3 अकसाम है, कौन कौन सी? इसम, फेल, हरफ। कलमा की कितनी इकसाम है? ये उर्दू के क्वेश्चन है। कलमा की 3 इकसाम है, इसम, फेल, हरफ। तो सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 7 है, हमारे डैश का नाम डैश है। तो हमारे मुल्क का नाम, यहाँ पे आएगा मुल्क, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 8 है, हम घर डैश हैं। तो यहाँ पे आएगा हम घर पर हैं। सवाल नंबर 8 है, हम घर पर हैं, यहाँ पे आएगा पर। तो सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 9 है, उर्दू डैश ज़बान का लफ्ज़ है। तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू के मैनी है लश्कर। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 10 है, तस्नीम की सालगिरह धूमधाम से मनाई। इस फिक्रे में धूमधाम डैश है। तो इसमें जो धूमधाम है वो है मुहमल। इस तरह लिखा जाता है, मीम हे मीम लाम, मोहमल। मोहमल का मतलब होता है जैसा कि धूमधाम यहाँ पे लिखा हुआ है, झूठ मूठ, रोटी वोटी, चुपचाप, ये सारे क्या है? ये मोहमल है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोहमल क्या है। धूमधाम जैसा कि झूठ मूठ, इसके अलावा रोटी वोटी, इसके अलावा चुपचाप, ये सारे क्या है? ये मोहमल है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त या गलत की निशानदेही करें। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 1 है, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो बिल्कुल ये फिक्रा ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे भी, ये फिक्रा ठीक है। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 2 है, अलास ही हैज़ डाइड, अफसोस वो मर चुका है। इसका तर्जुमा बनता है अलास ही हैज़ डाइड, अफसोस वो मर चुका है। अलास इज कंजक्शन, आगे कह रहा है क्वेश्चन के अलास इज कंजक्शन, अलास इसमें क्या है? कंजक्शन है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अलास कंजक्शन नहीं है, ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन की एग्जांपल ये है कि जैसा कि आप खुशी के मौके पर या गमी के मौके पर जो मतलब है कि इजहार करते हैं, जैसा कि वेल डन, वाओ, अलास, वेल, ये सारे फिक्रे हम बोलते हैं मतलब खुशी या गमी के मौके पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे कंजक्शन लिखा हुआ है, तो कंजक्शन ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये फिक्रा सारा क्या है? इसमें मतलब है जो अलास है ये कंजक्शन नहीं है बल्कि इंटरजेक्शन है। तो अगर कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन वो होता है जो फिर दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है, जैसा कि मैं घर जाऊँगा और वापस मैं घर जाऊँगा और फिर दोबारा शहर जाऊँगा, यानी जैसा कि जिसमें एंड, आर, बिटवीन, आफ्टर, ये जिसमें यूज़ होते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। तो जिसमें अल्लास, वेल डन, वाओ, वेल, तो ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 3 है, द पिन इज़ ऑफ माई पॉकेट। तो इसमें ये फिक्रा गलत है,
क्यों गलत है? क्योंकि ये एक प्रपोजिशन है, तो इसमें इन्होंने ऑफ लगाया हुआ है। द पिन इज ऑफ माई पॉकेट, इसमें आएगा इन, इसमें आएगा इन। द पिन इज इन माई पॉकेट, यानी जो पिन है वो मेरी पॉकेट जेब में है, तो इसमें इन आएगा। यहाँ पे ऑफ है तो इसलिए ये फिक्रा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 4 है अ पोइट इज बॉर्न नॉट मेड, यानी जो शायर है वो पैदा होते हैं, नॉट मेड बनाए नहीं जाते। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इक्वालाइजरी यानी प्रोवर्ब है, ज़रबल मिसल है। तो आ पोइट इज बॉर्न नॉट मेड, यानी जो शायर हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये ठीक फिक्र है। तो नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 3 का, जुज नंबर 5 है ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये फिक्रा ठीक है। अगर इसमें एस ना लगा होता तो ये फिक्रा फिर गलत होता, क्योंकि जब हम थर्ड पर्सन सिंगल हो, जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो साथ एस का यूज़ करते हैं। ये फिक्रा बिल्कुल ठीक है, ही ईट्स फूड। तो नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 3 का ही, जुज नंबर 6 है शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी इज़ वर्किंग हार्ड। आगे कह रहे हैं प्रोनाउन डिफाइन, यानी इस फिक्रे में आप प्रोनाउन को मतलब बताओ प्रोनाउन क्या है इसमें। तो इसमें प्रोनाउन है शी। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, दे, वी, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोनाउन है। यानी जो नाउन की जगह पे जो चीज़ जो मतलब इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन है शी, इसमें प्रोनाउन है। आगे खाली जगह में क्या लिख देंगे, शी लिख देंगे। तो शी इसमें प्रोनाउन है। सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 7 है आर्टिकल आर, आर्टिकल हैं डैश आगे खाली जगह है, तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल एक एग्जाम्पल के तौर पर एन, ए एन एन, ये भी आर्टिकल है, ए ये भी आर्टिकल है, और टी एच ई दा, दी, दा या जो भी पढ़ते हैं आप, तो ये क्या है, ये तीनों आर्टिकल हैं। एन, आ, दा, ये क्या है, ये आर्टिकल है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आर्टिकल है। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 8 है स्लो एंड स्टेडी, आगे खाली जगह में क्या आएगा, तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, यानी आस्ता और मुसलसल चलने से जीत होती है। तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये भी प्रोवर्ब है यानी ज़रबल मिसल है। तो आगे क्या आएगा, विन्स द रेस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 9 है दे विल डैश फुटबॉल, तो इसमें आएगा प्ले, दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे। ये फ्यूचर का फिक्रा है, फ्यूचर इंडेफिनेट का फिक्रा है। दे विल इस खाली जगह में आएगा प्ले, दे विल प्ले फुटबॉल। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 10 है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट, आगे खाली जगह में क्या आएगा, तो इसमें आएगा पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट, POLICY, पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे आएगा पॉलिसी। तो नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 1 है पाकिस्तान के शमाल में डैश मुल्क वाक़ है, तो पाकिस्तान के शमाल में चीन यानी चाइना वाक़ है, पाकिस्तान के शमाल में, ये आप लोगों ने याद रखना है, पाकिस्तान के शमाल में चाइना वाक़ है। और अगर मशरक़ की बात करें तो इंडिया, मगरब की तरफ ईरान, और अगर शमाल जनूब की बात करें तो जनूब की तरफ बाहिरा अरब, और जो अफ़गानिस्तान है वो मतलब है कि शमाल और मगरब की तरफ आता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, यानी पाकिस्तान के शमाल में है चीन, शमाल मगरब में भी चीन थोड़ा सा आता है, लेकिन असल इसका जवाब बनता है पाकिस्तान के शमाल में है चीन। तो सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 2 है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर को डैश कहते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर को यानी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, और इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं, और LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं जो कश्मीर की तरफ बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर को डैश कहते हैं, इसको मतलब है कि रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, दूसरा इसमें इसको इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 3 है अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम डैश में बनी, तो अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम जो है वो 1945 को बनी, 24 अक्टूबर 1945 को, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में वाक़ है अक़वाम मुत्तहिदा का हेड क्वार्टर, और अक़वाम मुत्तहिदा में जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 5 हैं। तो सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 4 है पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में डैश मुल्क ने मुखालफत की थी, तो वो मुल्क है अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान की जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में मतलब एक अफ़गानिस्तान मुल्क ने मुखालफत की थी, लेकिन उसके बाद तस्लीम कर लिया था। तो पाकिस्तान को यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया, तो वो था ईरान। ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था जब पाकिस्तान बना था।
तो सवाल नंबर 4 का जूस नंबर 5 है, तुर्की का दारुल हुकूमत डैश है। तो तुर्की का दारुल हुकूमत है अंकारा। तुर्की का जो दारुल हुकूमत वो है अंकारा, इस तरह पड़ता है अंकारा। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। अगर बात करें चाइना की, चीन का जो दारुल हुकूमत है वो है बीजिंग, ईरान का तेहरान, बगदाद का इराक का बगदाद, और इंडिया का न्यू दिल्ली, बांग्लादेश का ढाका, और जो बात करें अगर अमेरिका की तो अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, और अगर बात करें रशिया जो कि एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, रशिया का जो कैपिटल वो है मॉस्को। तो ये आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं या पाकिस्तान की जो 7 कंट्रीज उसके कैपिटल आप लोगों को बता दिए हैं, इनमें से ही कोई पूछा जाएगा। तो तुर्की का जो दारुल हुकूमत है वो है अंकारा। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 6 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद में जिक्र कितनी मरतबा आया। तो इसका राइट आंसर मतलब है कि कितनी मरतबा है, 4 मरतबा। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद में कितनी दफ़ा जिक्र आया, 4 मरतबा आया। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 7 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डैश कहा जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 8 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश हज किए। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज किया, 4 दफ़ा उम्रे किए, मतलब है कि 4 उम्रे किए, 4 उम्रा हज की और 1 बड़ी हज की। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 9 है, कुरान करीम का दिल डैश सूरत को कहा जाता है। तो कुरान करीम का दिल सूरत यासीन को कहा जाता है। सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 10 है, दुनिया के पहले तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम डैश है। यानी दुनिया के पहले तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन। दुनिया के पहले तहरीरी आइन का नाम डैश है, तो वो है मिसाके मदीना। मिसाके मदीना दुनिया के पहले तहरीरी आइन का नाम है। ये आप लोगों ने याद रखना है, मिसाके मदीना। तो नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। तो सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 1 है, 2 किलो आम 120 के आते हैं। यानी 2 किलो आम 120 रुपए के आते हैं, आधा किलो कितने के आएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, यानी 2 किलो आते हैं 120 रुपए के, 1 किलो कितने का आएगा, 1 किलो आएगा 60 रुपए का, तो आधा किलो कितने का आएगा, 30 रुपए का। तो इस तरह आप मतलब है कि ज़्यादा लगा सकते हैं। इसका मतलब एक और भी तरीका है, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। तो इसका कितना जवाब है, 30। तो इस तरह आप इसका ज़्यादा लगाए, क्योंकि इतने ज़्यादा मुश्किल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स के टेस्ट में नहीं पूछे जाते। तो नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 2 है, 5 ज़रब 20, 20 तकसीम 5, 5 नफ़ी 15 का जवाब आता है। तो ये यहाँ से इस तरह शुरू होगा, क्योंकि ये उर्दू में लिखा हुआ है। अगर मतलब है कि इंग्लिश हालांकि इस तरह साइड से मतलब शुरू होते हैं, तो ये मतलब है कि यहाँ से आप इसको हल करेंगे। पहले 5 मतलब इस यहाँ से देखेंगे 5 20 5 15। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम तकसीम को हल करते हैं, उसके बाद हम ज़रब को, फिर हम क्या करते हैं, जमा को हल करते हैं, और फिर एंड पर नफ़ी को हल करते हैं। अगर ब्रैकेट्स में ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, तो सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं, सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद हम दरमियानी ब्रैकेट को हल करते हैं, और सबसे एंड पर हम यानी आखिर पर हम छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। ये चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम तकसीम को हल करेंगे। 20 को 5 के साथ तकसीम किया तो उसका जवाब कितना आया, 4 आया। तो उसके बाद हम ज़रब को हल करेंगे, तो 4 ज़रब मतलब 5 को 4 ज़रब किया, 5 चौका 20, 20 जवाब आ गया। तो 20 में से हम 15 को नफ़ी कर देंगे, तो उसका जवाब कितना आता है, 5 आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से लिखा हुआ है, मतलब है कि राइट से मतलब है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा हुआ है। तो ये क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ है, तो इस तरह मतलब है कि लिखा गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जवाब 5 आता है, और ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 5 का जोश नंबर 3 है, इनमें से मुख्तलिफ हिंसा है 53, 63, मतलब है कि 99 और 78, यानी 53, 63, 99 और 78। तो इसमें मुख्तलिफ क्या है, कौन सा है, तो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसमें जो मुख्तलिफ है वो है 78 यानी 78, इसमें मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है, वो ये है कि अगर 53 की बात करें ये भी ताक है, अगर 63 की बात करें ये भी ताक है, और 99 की बात करें ये भी ताक है, लेकिन जो 78 है ये ताक अदाद में, ये जुफ्त अदाद में, इसलिए इसमें मुख्तलिफ है। तो ये इंटेलिजेंस का वर्बल इंटेलिजेंस के 1-2 क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो मतलब है कि ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 5 का मतलब है जुज़ नंबर 4 है, इस सीरीज़ को मुकम्मल करें। 10 12 8 10 डैश आगे 8 फिर 4।
तो अगर सीरीज़ का आप लोग के टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होगा ये ताक अदाद की सीरीज चल रही है या जुफ्त अदाद की, या इसमें चीज़ें नफ़ी हो रही हैं या जमा हो रही है। सबसे पहले आप लोग ये चेक करते हैं। तो नीचे ऑप्शन है 6, 8, 2, 10, इनमें से कौन सा जवाब हमारा आएगा। तो इस सवाल को हल करते हैं। देखें 10 और 12 में अगर फ़र्क देखें तो सिर्फ 2 का फ़र्क आ रहा है, यानी 10 में से 2 को जमा किया तो 12 बन गया। तो आगे देखें 12 और 4 में फ़र्क कितना है, 12 और 8 में फ़र्क कितना है, 4 का, यानी 12 में से 4 को नफ़ी किया तो 8 बन गया। यानी पहले 2 को जमा किया तो 12 बन गया, तो 12 में से 4 को नफ़ी किया तो 8 बन गया। आगे क्या होगा, आगे फिर जमा किया गया है, 8 में 2 को जमा किया गया है, 8 में से 2 को जमा किया गया है तो 10 बन गया। आगे फिर क्या होगा, आगे फिर होगा नफ़ी, 10 में से हम 4 को नफ़ी करेंगे, पीछे कितना बचा, 6, 4 को नफ़ी करेंगे पीछे 6 बचता। यानी ये सीरीज चल रही है, 2 जमा हो रहा है और 4 नफ़ी हो रहा है, 2 जमा हो रहा है 4 नफ़ी हो रहा है, 2 जमा हो रहा है 4 नफ़ी हो रहा है। तो आगे 6 है, 6 में आगे क्या करेंगे हम, 2 को जमा किया तो 8 बन गया, 8 में से हम 4 को नफ़ी किया तो पीछे 4 रह गया। तो यानी इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसका 6 जवाब है। दोबारा थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि पहले मतलब है कि जमा हो रहे हैं, 2 जमा इसमें हो रहा है, आगे 4 इसमें नफ़ी हो रहा है, फिर आगे 2 जमा, फिर 4 नफ़ी, इस तरह की सीरीज चल रही है। तो इसका जवाब आता है बी ऑप्शन ठीक है, इसका 6 जवाब आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 5 का। जुज़ नंबर 5 है, कसर को इशारिया में तब्दील करें। 3/4, 3/4 कसर है, इसको इशारिया में तब्दील करना है। तो इसका जवाब नीचे ऑप्शन में से कौन सा आएगा ये हमें बताना है। तो इस कसर को इशारिया में तब्दील करने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो छोटी रकम होगी वो बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करेंगे। सिंपल मतलब है कि ये इसका कुलिया है कि छोटी रकम इसमें 3 है, 3 को मतलब है कि बड़ी रकम है 4, 4 के साथ तकसीम करेंगे तो इसका इशारिया में जवाब आ जाएगा। सिंपल ये ट्रिक है, यही आप लोगों ने मतलब है कि इसको ही मतलब फॉलो करना है। तो 3 छोटी है 4 बड़ी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ीरो लगाएंगे और उसके बाद इशारिया लगाएंगे और फिर यहाँ पे भी ज़ीरो लग जाएगा, यानी ज़ीरो और इशारिया के बाद ही यहाँ पे ज़ीरो लगेगा। तो 4 को अगर 7 चौका 28 बनता है तो इधर आ जाएगा 28। तो 30 में से 28 को निकाला, जवाब क्या मतलब है कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 चौका 28 यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। 30 में से 28 को निकाला, 2 आ गया, तो फिर मतलब है कि 2 के साथ 0 लग गया, तो 4 5 20, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ जाएगा। तो यानी 0.75 यानी 0.75 इसका जवाब आता है। बी ऑप्शन इज राइट। अगर जिस सवाल की समझ ना आई हो तो लाजिम मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।